तो बच्चों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की कैसे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, पहले थोड़ा सा इस पे बातचीत कर लेते हैं। हम लोग इनके अलावा भी क्वांटिटीज होती हैं ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा फोकस फिजिकल पर ही करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं बच्चों जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनका वजन होता है, जिनको छू सकते हैं, मतलब जो दिखाई देती हैं। हो सकता है आंख से ना दिखाई देती हूँ, माइक्रोस्कोप से दिखाई देती हूँ, ऐसा पॉसिबल है। आप कहेंगे बैक्टीरिया और वायरस फिजिकल क्वांटिटीज हैं या नहीं है? एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्योंकि कहीं तो दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि यार मेरे मन में विचार आया है, तो बच्चों ये बताओ क्या वो विचार आपको दिख रहा होगा बाकी चीजों की तरह? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नो नहीं हो सर। सकता। हाँ मतलब मेरे विचार, मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, ठीक है, नींद आने का प्रभाव मेरे चेहरे पे, शरीर पे दिख सकता है आपको, लेकिन नींद आने का जो प्रोसेस है वो समझ में दिखता नहीं है। मुझे प्यास लगी है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारे थॉट्स हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, ऐसी कई चीजें होती है। हम फिजिक्स में वो पढ़ते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज है। आप अपने आसपास अपने घर में जितनी चीजें देख पा रहे हैं ना, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। तो भौतिक जगत जिसको हिंदी में बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड, इसको समझने की कोशिश है बच्चों। फिजिक्स की चीजें कैसे चलती हैं, कैसे रुकी रहती हैं, क्यों रुकती हैं, क्यों चलती हैं, कितना चलेंगी, कितना एनर्जी का वेस्टेज होगा, एनर्जी मिलेगी या खर्च होगी, ये सब हमें समझना होता है। तो शुरुआत करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीके से हम बांटते हैं मोटे तौर पर। एक को हम लोग वेक्टर बोलते हैं और दूसरे को स्केलर बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें अमाउंट की जरूरत होती है। नॉर्मली सभी फिजिकल क्वांटिटीज को बताने के लिए अमाउंट की जरूरत होती है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये पेन मेरा जो, जिससे मैं लिख रहा हूं, ये पेन है, तो लोग पूछ सकते हैं कितना भारी है, कितना वजन है इसका। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा उसका वजन होगा। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे नींद आ रही है और कोई पूछे कितने किलो की नींद आ रही है, कितना भारी नींद आ रही है, तो मीनिंग नहीं बनता बच्चों, मतलब वजन के सेंस में नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए अमाउंट की जरूरत होती है, क्वांटिटी की जरूरत होती है। और ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए सही है, चाहे वो स्केलर हो चाहे वो वेक्टर हो, सभी के लिए होती है ऐसी जरूरत। जैसे हम ये कहें कि अगर मैं कोई बर्तन उठा के 5 लीटर पानी भरने के बाद घर में छत में लेके जाऊं, तो कुछ एनर्जी का खर्चा होगा। हम उसे कैलकुलेट करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो अच्छा, तो हमें समझ में आया, अरे वाह, एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। और मैंने खाना खाया, तो जो खाया वो तोला जा सकता है, उसका वजन होता है कि भाई इतना खाना थाली में रखा था, आपने खा लिया। तो या मैं, पता है, आपने घर से स्कूल तक गया, अच्छा कितनी डिस्टेंस चले फिर आप, तो आप दूरी की बात कर सकते हैं। तो जो फिजिकली चल रहे हैं, जो लोगों को दिख रहा है, अब मैं अपने घर में लेटा हुआ हूं और मनी मन सारा हल्द्वानी नैनीताल घूम के आ रहा मनी मन, तो मेरे पड़ोसियों को कैसे पता चलेगा मैं गया था या नहीं गया था? मैं तो लेटा था। तो मन ही मन जाने को फिजिकली काउंट नहीं करेंगे, उसको काउंट करेंगे जब आप जाएं तो लोगों को दिखे कि हाँ भाई ये व्यक्ति गया था, चाहे पैदल गया,
चाहे साइकिल में गया, चाहे कार में या स्कूटी में गया, लेकिन गया था फिजिकली। तो बच्चों ये तो समझ में आया कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अमाउंट की जरूरत पड़ती, ठीक, क्वांटिटी की जरूरत पड़ती। अब सवाल यह है कि क्वांटिटी पर्याप्त है या कुछ और भी चाहिए। तो हमें यह समझना है, जैसे आजकल बहुत गर्म हो ही रहा है। अब मैंने आपसे कहा यार आज 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि किस दिशा में है ये टेम्परेचर। आपके घर में अगर इतना टेम्परेचर है तो ये ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, ऊपर को है, नीचे को है, मेरे ख्याल से आप ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि भाई एक बच्चा, छोटा बच्चा था, जहां पर बैठा घुटनों के सहारे चला और 2 मीटर दूरी तक चला, छोटा बच्चा। तो हो सकता है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि 2 मीटर जहां पर वो बैठा था वो तो मैंने भी देखा, फिर वो 2 मीटर कहाँ को गया, किस डायरेक्शन में गया, मैंने पूछा अपने मित्र से। उसने बताया अरे वो उधर को ना, घर के अंदर की तरफ को गया वो 2 मीटर। तो बच्चों कई बार हमें ना डायरेक्शन चाहिए, जिसमें डायरेक्शन की वैल्यू होती है। फोर्स, मैं कह रहा हूं किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं। आप लोगों ने दरवाजे में देखा होगा, दुकानों में आप लोग गए होंगे बाजार में, तो बच्चों दरवाजा कांच का होता है आजकल। तो कई जगह ऐसा लिखा होता है और कई जगह ऐसा लिखा होता है। कई बार तो एक ही दरवाजे पे दो साइड से ये लिखा होता है, एक तरफ पुश एक तरफ पुल। और दरवाजा खोलने में दोनों में बराबर ताकत लगेगी, लेकिन डायरेक्शन का अंतर है। जब आपको पुश लिखा होता है तो आप अपने से दूर ले जाते हैं दरवाजे को। जब पुल लिखा होता है तो दरवाजे को आप अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन जरूरी है, वरना दरवाजा टूट भी सकता है या खुलेगा ही नहीं, या नुकसान हो जाएगा, कोई पहलवान आ गया तो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, पुश या पुल जो है, बेसिकली ये एक आम आदमी के लिए शब्द है। फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए हम लोग ये शब्द यूज करेंगे यहाँ पर, फोर्स। ये पुश या पुल दोनों फोर्स का है। तो हमें यह समझ में आया कि बच्चों, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है। हमें पता चलना चाहिए फोर्स लगाना कहाँ को है। तो हम समझेंगे कि यार कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें ना दोनों चीजें चाहिए, मतलब क्वांटिटी भी चाहिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, और प्लस डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। तो हम ऐसी चीजों को वेक्टर कह देंगे जिनमें दोनों चीजें हैं। अभी ये डेफिनेशन बहुत अच्छी नहीं बनी बच्चों, इसमें एक कमी है जो थोड़ी देर बाद सुधारेंगे हम। क्योंकि आपके सवाल जिन लोगों ने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया होगा अभी, हो सकता है वो पूछे खाली डायरेक्शन होने पे वेक्टर हो जाता है क्या, तो मैं जवाब दूंगा नहीं, कुछ और भी चाहिए। लेकिन अभी शुरुआत हो रही है, मैं तो उस बच्चे को लेके चल रहा हूं जिस जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो जो पहली बार पढ़ रहा है भाई ठीक है, उसके दिमाग में सिंपल आ गया, जिसमें केवल अमाउंट चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे वॉल्यूम, मैं कहूं कि इसका वॉल्यूम इतना है। आप लोगों ने वॉल्यूम तो सुना ही होगा। वॉल्यूम की यूनिट आप लोग बता सकते हैं, एमकेएस सिस्टम में मीटर क्यूब में हम लोग बोलते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं है बच्चों। वॉल्यूम का मतलब कोई बर्तन है उसमें कितना कोई चीज आ सकती है। नॉर्मली सबसे सरल पानी है, हम वाटर को इसलिए लेते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 ले लेते हैं हम, आइडियल। अब 1 से ऊपर की डेंसिटी और 1 से नीचे की डेंसिटी देखते हैं। वाटर की डेंसिटी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर हम लोग 1 लेके चलते हैं। तो पानी के लिए पानी कितना आता है, एक तो पानी दुनिया में जहां मनुष्य तभी होगा जब पानी होगा वहां। दूसरा, पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो पानी का उदाहरण देना आसान है। तो किसी बर्तन में जितने लीटर पानी आता है, समझ लो उतना उसका वॉल्यूम है। तो हम यहां पर समझ पाए
कि वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, और एक चीज और मेन ले लेता हूं, एनर्जी। इनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एनर्जी तो बच्चों दो यूनिट में यूज करते हैं, कभी कैलोरी और कभी जूल। दो यूनिट हम लोग लेंगे। इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है ये बाद में पढ़ेंगे, कि कैलोरी और जूल का आपस का क्या रिश्ता है। कैलोरी थोड़ा छोटी यूनिट होती है तो किलो कैलोरी यूज कर लेते हैं हम लोग, उस पर बातचीत होगी बाद में। दो तीन उदाहरण दे दिए जिनमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, जैसे आपके घर या कमरे का तापमान, वॉल्यूम, आप एनर्जी, ये सारी चीजें अमाउंट से डिपेंडेंट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें लगता है कि दोनों चीजें चाहिए, क्वांटिटी का भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, उनको वेक्टर बोलेंगे। तो वेक्टर में बच्चों, यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट एक चीज आपको बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट अभी क्या होता है, थोड़ा सा इस पे बातचीत करते हैं। ये नीचे को बोर्ड कैसे आता है, नेक्स्ट पेज। ये लास्ट में जो प्लस लिखा है इससे नया पेज आएगा। और तो कुछ दिख नहीं रहा है, करके देख लेते हैं। हाँ ठीक, बढ़िया। तो बच्चों थोड़ा सा एक चीज मैं एक कहना चाहूंगा, सपोज एक बच्चे का घर यहाँ पर है और उसका जो स्कूल है वो यहाँ पर है। अब बच्चे का जो स्कूल तक का रास्ता है वो ऐसा है मान लेते हैं, और आपने एक सीधी लाइन खींची ये वाली, तो बच्चों इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, इसको डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर दोनों में अंतर है, अभी इसको बारीकी से बाद में और समझेंगे। डिस्टेंस है जो एक्चुअली आप चले। अब जो लोग नैनीताल में रहते हैं, कई बार वो नैनीताल में इधर वाले पहाड़ में रहते हैं और सामने वाले पहाड़ में उनका स्कूल है। तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधा लाइन हो गई कि भैया उनके घर से उनके स्कूल तक एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी लाइन खींचो। वो लाइन की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस वो है जो बेचारे एक्चुअली वो चलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। जी साहब, हमारा स्कूल 4 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, वो एक्चुअल चलते हुए जो होता है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब ये बताइए, अगर मैं एक सर्कल में चलूं, आधा सर्कल पहुंचे मान लो, या आधा है मान लो, आप ए से चले, ऐसे चलते हुए आए, और सर्कल का रेडियस आर मान लेते हैं यार, बी तक पहुंच गए। तो बच्चों आप लोग बता सकते हैं कि डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ए से बी तक पहुंचे हैं कर्व रास्ते पे, तो कितनी दूरी चला है कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट बताएंगे। कोई भी नहीं। I are distance and two are बढ़िया, displacement. बढ़िया। देखो भाई, डिस्टेंस मतलब जो एक्चुअल में चले आप, तो 2 पाई आर होती है बाउंड्री। आधा चले हैं तो पाई आर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शुरू और लास्ट का तो पूरा डायमीटर आ जाएगा बच्चों, 2 आर होगा। अब जरा मजेदार देखना, अब मैं यहां पहुंच गया साहब, ये। अब अब बताओ, ये सी पर पहुंच गया मैं, यहां पर डिस्टेंस कितनी होगी फिर अब। ऐसा कर सकता हूँ, 3/4 ऑफ 2 पाई आर।
पूरी बाउंड्री का 3/4 हो रहा है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। 4 पीस होते तो 3 के बराबर। अरे भाई ये ठीक है। 3/2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों ये वाली लाइन होगी, ए को सी से मिलाने वाले, सीधी। अब जरा ए और सी में देखिए प्लीज, आप ऐसी सिचुएशन है ये सी है, ये ए है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दूरी भी आर है, ये दूरी भी आर है। पाइथागोरस से एसी दूरी क्या होगी बच्चों? R² + R², 2R² का अंडर रूट लो, R√2। तो अगर आप सी पे पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा R√2। और वापस अगर आप सी से घूमते हुए फिर ए पर ही पहुंच जाएं, लो जी पूरा चक्कर लगा दिया, तो डिस्टेंस कितनी चले आप? 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। 0। बल्कि मैंने जल्दीबाजी की। मैंने एक और क्वार्टर के हिसाब से चलता तो पहले B C D ऐसे बना लेता। तो आपने गौर किया कि शुरू में डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ए से बी तक, मैक्सिमम डायमीटर तक, फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। अगर आप कहीं से चले और वापस वहीं पहुंचिए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गए। जैसे आप सुबह घर से चलें, स्कूल जाएं और स्कूल से वापस घर आए। अब अगर घर से कितना डिस्प्लेस हुए आप तो घर ही आ गए वापस, क्या डिस्प्लेस होता है इसमें? तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस तो आप चल ही रहे हैं ना, डिस्टेंस तो होगी। अब बच्चों अगर मैं दूसरा चक्कर लगाऊं तो डिस्प्लेसमेंट फिर वही कहानी आएगी जो पहले थी, लेकिन डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। भाई 2 पाई आर तो पहली बार चल चुके हो, दूसरा चक्कर लगाओगे तो पहली वाली दूरी भी बढ़ जाएगी ना, जुड़ेगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। तो बच्चों हम लोग ज्यादातर फोकस डिस्प्लेसमेंट पे करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उससे अब हम लोग वेक्टर के नोटेशन पे आते हैं कि वेक्टर कैसा दिखाई देगा। नोटेशन। तो वेक्टर ऐसा दिखाई देता है साहब, ऐसा बना देते हैं हम किसी वेक्टर को। सपोज ये वेक्टर ए है। नॉर्मली हम स्मॉल से दिखाने की सोचते हैं, स्मॉल ए मान लो। ऐसे दोबारा लिख देता हूं और इसके ऊपर एक छोटा सा तीर का निशान लगा दे। ये तीर का निशान बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और बच्चों ये जो एरो बनाया है मैंने, इस एरो की लंबाई तय करेगी कि वेक्टर कितना बड़ा है। मतलब अगर एक वेक्टर ऐसा बनाया और एक वेक्टर छोटा बनाया, ये वेक्टर ए है और सपोज ये वेक्टर बी है, तो इसका मतलब ए और बी डायरेक्शन तो एक ही है दोनों की, लेकिन मैग्नीट्यूड या अमाउंट की मात्रा ए में ज्यादा रही होगी। हम ये समझेंगे, जितना ज्यादा अमाउंट होगा वो वेक्टर का साइज थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम उस हिसाब से। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। बच्चों ये एक जबरदस्त खोज है वेक्टर का कंसेप्ट। एक्चुअली इसकी पूरी डिटेल जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में है वेक्टर। लेकिन अभी हम इतना पढ़ेंगे कि हमारा काम फिजिक्स में चल जाए आसानी से। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, 11th क्लास में आने के बाद साइंस में सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट जो लोगों को लगता है वो फिजिक्स है। और उसकी वजह बताता हूँ। मैथमेटिक्स की फाउंडेशन बच्चों की कमजोर होती है और इसलिए फिजिक्स भी खराब लगती। 12वीं तक आते आते थोड़ी बहुत मैथ समझ में आ जाती है तो फिर फिजिक्स भी अच्छी लगने लगती। इतना सा लॉजिक है। मैं प्रयास करूंगा कि जहां पर मैथ्स का जो कंसेप्ट आएगा वहां पर अच्छी तरह पहले वो भी समझा दूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर पहली बार भी पढ़े ये चैप्टर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कहीं होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज आप बेहिचक पूछिएगा सवाल। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग सवाल पूछेंगे।
ये क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, नहीं होता तो क्या कोई और रास्ता भी है, तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैं अपनी इच्छा से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप पूछेंगे तो और अच्छा लगेगा। नहीं, कोई नहीं पूछना चाह रहे हैं। चलिए हम लोग वेक्टर्स में थोड़ी सी कुछ चीजें और सीखते हैं बेटा। इक्वल वेक्टर्स जिसको कहेंगे, मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो नाम से क्लियर है, दो वेक्टर हैं, इक्वल हैं, तो वेक्टर इक्वल है मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का, इक्वल होगा, और डायरेक्शन दोनों की एक ही डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इज सेम। अच्छा बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जिधर को फोर्स लगाएं कोई चीज उधर ही को हटे जरूरी नहीं है, हाँ ध्यान रखना है। आप जहां को धक्का लगाएंगे चीजें वहीं को हटें ये जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये जमीन पे एक ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ईंट है, आपने रस्सी से बांधा और ऐसे पकड़ के आप यहाँ खड़े हैं और आप अपनी ओर खींच रहे हैं। ये जिस एंगल पे आप खींच रहे हैं, क्या उसी एंगल पे उठते हुए ईंट आ जाएगी या ईंट जमीन पे घिसटते हुए आएगी? लगता है कठिन सवाल पूछ लिया मैंने। तो अरे जमीन पे भाई एक गिरेगी। ईंट वींट बांध लो, एक रस्सी सुतली कुछ उठाओ, ईंट को बांध के इस एंगल पे हाथ से खींचो अपनी ओर, तो ईंट इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कर रहा हूं इसी डायरेक्शन में आएगी, या ईंट इस डायरेक्शन में सीधे ऐसे आएगी? सीधे नीचे। तो डायरेक्शन अलग अलग हो गई या नहीं? ये अलग है, ये अलग है भाई। तो मैं केवल एक सरल सा समझा रहा था, ऐसा कई बार होगा। कई बार कैसे होता है? अच्छा एक बात सोचो, कुएं में क्या होता है? कुआं अगर किसी ने देखा हो, कुएं में बाल्टी होती है यार, ऐसी एक बाल्टी में पानी भरते हैं और आप इसको खींचते हैं, आप रस्सी को नीचे को खींचते हैं ऐसे नीचे को, तो बाल्टी कहाँ को उठती है? ऊपर। ऊपर को। जहां को आपने फोर्स लगाया, बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हुआ, क्योंकि हमारे लिए नीचे को खींचना अपने हाथों से आसान है, ऊपर को खींचना मुश्किल है। तो इंसान ने दिमाग लगाया, ऊपर एक गोल पुली लगा दी, उसमें सर्कुलर पुली, उसके ऊपर रस्सी बांध दी, और इंसान ने कितना आसान किया कि अच्छा नीचे को लगा रहा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो रहा ऊपर को। तो अभी आप बाद में धीरे धीरे देखेंगे, कई बार तो ऐसा होगा कि ठीक 90 डिग्री पे चल रहा होगा, ये इधर, और फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, चलता रहता है ऐसा। इन दो तीन एग्जाम्पल से मैं ये समझा पा रहा हूं कि जहां को आप धक्का लगाएंगे, मतलब जहां को आप फोर्स लगाएंगे, जरूरी नहीं है चीजें उसी डायरेक्शन में जाएं। आप एक वैसे सोचो, आ, कई बार ऐसा हो सकता है कि पहाड़ में भी आ, कोई चीज भारी चीज है, नीचे को खिसक रही है, मैं रस्सी से ऊपर को खींच रहा हूँ लेकिन वो नीचे जाते जा रही है। आप समझिएगा, पहाड़ पे लुढ़कती हुई भारी चीज है, मेरा इतनी ताकत नहीं है कि मैं खींच पाऊं, उल्टा रस्सी मेरे हाथ से निकलते जा रही है नीचे को, मैं खींच रहा हूं ऊपर को, जा रही है चीज नीचे को। ऐसा होता रहता है। बस इतनी सी लाइन समझानी थी अभी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है बच्चों, एबीसीडी पढ़ रहे हैं हम फिजिक्स की, कि यार जहां को फोर्स लगता है ना, जरूरी नहीं है चीजें वहीं को जाएं। ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन थोड़ा अलग भी हो सकती है, भाई इतना समझाना है बच्चों अभी। इनकी डिटेल बाद में सीखेंगे। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो डायरेक्शन इज सेम का मतलब सेम, बिल्कुल भी अंतर नहीं होना चाहिए, पैरेलल। तो दो वेक्टर हैं, अगर वो उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन सेम हो, तो आप उन्हें इक्वल वेक्टर कहेंगे। उल्टा भी से इक्वल वेक्टर कब होंगे दो, तो खुद समझो, जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम। अच्छा,
एक वेक्टर है, देखिए ये वेक्टर, ये ए एक वेक्टर है, उतना ही वेक्टर एक और बनाया, ठीक उतना ही, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम माइनस से कहेंगे, अपोजिट वेक्टर। अब अपोजिट वेक्टर किनको कहते होंगे जरा सोचो तो फिर। वेक्टर, अपोजिट वेक्टर में क्या क्या सेम होगा और क्या अलग होगा? सर मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन सेम नहीं होगी। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो रही है, डायरेक्शन सेम नहीं होने पे बेटा फंस जाएंगे हम। सेम नहीं होने पर तो लोग कहेंगे कि एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, क्या ये अपोजिट वेक्टर हैं? डायरेक्शन सेम नहीं है Direction ना। will be reversed. हाँ एग्जैक्टली, बढ़िया तन्वी, एग्जैक्टली रिवर्स्ड, अपोजिट। तो दो वेक्टर अगर ऐसा किया जाए, अब अगर मजेदार स्थिति यह है कि अगर मैं इस वेक्टर में ये ठीक अपोजिट वेक्टर जोड़ दूं, तो जो आएगा उसको जीरो वेक्टर कहेंगे। दो वेक्टर हैं इक्वल और अपोजिट, अगर आप उनको ऐड करेंगे तो पहली लाइन ये याद रखिएगा, वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को स्केलर के साथ ऐड ही नहीं कर सकते। वेक्टर को आप वेक्टर के साथ जोड़िए ऐसे, तो आपके पास क्या आया, सॉरी, अभी उतने डिटेल में भी क्यों जाऊं। तो एक वेक्टर है, उससे ठीक अपोजिट वेक्टर है, और दोनों का सम जीरो वेक्टर आएगा, वेक्टर और वेक्टर जोड़ के जीरो वेक्टर ही आता है। तो जीरो वेक्टर क्या होता है थोड़ा समझते हैं। जीरो वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है, लेकिन जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती होगी, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा कई सारे एग्जाम्स में। तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हर बच्चा जानता है, अरे वो जीरो ही तो होगा। ये ऐसे समझो यार, दो परिवार में दो बच्चे हैं और लगभग बराबर उम्र के हैं, दोनों की ताकत भी लगभग बराबर है, और कोई सी चीज के लिए लड़ाई हो रही है, एक ने खींचा अपनी ओर, दूसरे ने भी खींचा उतनी ताकत से अपनी ओर, तो फोर्स इक्वल और अपोजिट हुए हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या होगा? इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे हैं। सर जीरो। जीरो, ठीक हो गया। तो बेटा यहां से एक लाइन और समझो फिर सभी लोग, अगर किसी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो है, तो इससे दो स्थितियां हो सकती है, या तो उस पर फोर्स ही ना लगा हो, भाई किसी चीज पे फोर्स ही ना लगा हो, तब तो ठीक ही हुआ कि नेट फोर्स जीरो ही होगा उस पे, या फिर फोर्स एक से ज्यादा लगे हैं, तो इस तरह से लगे होंगे कि उनका जो टोटल नेट आ रहा होगा वो जीरो आ रहा होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे फोर्स ना लगा हो, हर चीज ग्रेविटेशन के अंतर्गत आती है, हर चीज को अर्थ अपनी ओर खींच रही है। तो ये कहना गलत है कि फोर्स नहीं लगा है, फोर्स नहीं लगा है और नेट फोर्स जीरो है में अंतर है। मैं घर में कई बार होता हूँ, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ बातचीत करते हैं, अब दोनों बच्चों ने कहा कि हमें कहीं ले चलो पापा। अब एक बच्चे ने कहा इधर को चलते हैं दाहिने हाथ की तरफ, दूसरे बच्चे ने कहा बाएं हाथ की ओर, मेरे दोनों हाथ मेरे दोनों बच्चों ने खींच दिए दोनों तरफ। अब दोनों ने बराबर ताकत लगा दी, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन क्या मुझ पर फोर्स नहीं लगा है? लगा है। फोर्स तो दोनों ने लगा रखा है यार, नेट फोर्स जीरो है, तो फोर्स और नेट फोर्स समझो, दोनों अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं मुझे, तो मुझ पर फोर्स तो लगा है, लेकिन हाँ जो क्योंकि दोनों बराबर ताकत से खींच दे रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स जीरो हो गया है। उम्मीद है मैं ये समझा पा रहा हूँ आप लोगों को कि फोर्स नहीं लगा है
और नेट फोर्स जीरो है, मैं अंतर है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन को मैं लिख देता हूं। एक चीज है, देयर इज नो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज है, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो कोई और स्टूडेंट अगर इसको समझाएं सरल तरीके से, क्या ये दो अलग अलग लाइनें हैं? यस। हाँ, पहले वाले में तो हम कह रहे हैं कोई फोर्स लगा ही नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, वो कहेंगे अभी तो आपने कहा था कि पृथ्वी पे हर चीज पे फोर्स लगा होता है। बिल्कुल साहब, लगा है, ये हकीकत है। एक काल्पनिक पे हमने मान लेना है कि माना किसी चीज पे कोई फोर्स नहीं लगा है। थोड़ी देर के लिए मान लो ना यार, आपकी किताब रखी होगी कहीं टेबल पे पड़ी होगी, आप मान लो अभी उसको कोई घसीट नहीं रहा अपनी ओर, पड़ी है वो, तो सपोज उस पर कोई फोर्स नहीं लगा है। या मैं खड़ा था और आप मेरी स्थिति समझिएगा, मैं खड़ा था और मेरे दोनों हाथ ऐसे रखे, मेरा वेट तो नीचे को लगा है, ये तो समझ में आया, लेकिन हॉरिजेंटली मुझ पर कोई फोर्स नहीं था। अब मेरे दोनों बच्चों ने खींचना शुरू कर दिया, एक ने इधर को एक ने इधर को, बराबर बराबर। तो दो स्थितियां थी, पहले मेरे हाथ को हॉरिजेंटली कोई खींच नहीं रहा था, तो ऊपर वाली लाइन है, देयर इज नो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। और दूसरी लाइन में दोनों तरफ इक्वल अपोजिट फोर्स लग गया, तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। मैं समझा पाया या किसी को कोई कंफ्यूजन है इस बात पे? किसी को होगा बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, तो आप निसंकोच रहिए, मतलब हेजिटेशन मत किया करिए। देखो क्लास है, क्लास में तो चलता है, जब तक आप कोई गलतियां नहीं करोगे सीखोगे कैसे? सवाल कोई गलत नहीं होता, जो मन में आए पूछिएगा जरूर। चलिए, नहीं पूछ रहे हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, एक्चुअली मेरे पास आज कोई किताब भी नहीं है आप लोगों के लिए, तो मैं जो मुझे याद आ रहा है एक तरफ से बहुत सालों बाद, वही सब चल रहा है। आ, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बात करते हैं। पैरेललोग्राम समझते हैं आप लोग, क्या होता है? इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको देखिएगा, ये एंगल सब 90 है, और जितने साइड ये है उतनी ये है, जितनी ये है उतनी है, अपोजिट साइड इक्वल है, हर एक एंगल 90 है। इसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, वेरी गुड। अब बच्चों, अपोजिट साइड अभी भी इक्वल है, लेकिन अब एंगल 90 वाली गारंटी नहीं है, तो इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। हिंदी में समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समानांतर हैं लाइनें, पैरेलल हैं, और चार साइड हैं। तो पहले तो ये समझिएगा। तो अब इसको समझिए प्लीज, देखिए, सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये ओ है ऑब्जेक्ट, इस पर दो फोर्स लग गए, एक ये और एक ये। अच्छा, मैंने फोर्स भी एक को लंबा एक को छोटा बना दिया जानबूझ के, मतलब जरूरी थोड़ी है बराबर फोर्स लगे हैं। आप ऐसे समझिए कि आप लोग अपने फील्ड में हैं, खेलने वाले मैदान में, कोई भारी सा पत्थर था, गोल था मान लो, लुढ़कने वाला। आप लोगों ने मोटी रस्सी बांधी, एक टीम इधर को खींच रही है, दूसरी टीम उधर को खींच रही है। सवाल उठता है पत्थर कहाँ को जाएगा? तो इसी के लिए पैरेललोग्राम लॉ है।
तो हम इस पैरेललोग्राम को पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? इसको यहां से बनाएंगे ऐसे, उतना ही बनाएंगे जितना नीचे वाली साइड थी वहां तक, और फिर वहां तक पहुंचने के बाद उसको ऐसे बना देंगे। ये बन गया पैरेललोग्राम। सपोज ये ए और बी था, इसको सी मान लो। तो बच्चों ये जो डायगोनल होगा ना, ये तय करेगा इधर को जाएगा पत्थर हमेशा। अगर दो तरफ का जो फोर्स आप लगा रहे हैं, अब देखो, एक एग्जांपल सोचो, इधर वाली टीम ने ये है, दूसरी वाली टीम का ये है। इसका मतलब है कि पत्थर पे ये वाला फोर्स बहुत ज्यादा लग गया। मैंने आपको बताया था वेक्टर की जो लेंथ है ना, वो बताती है कि वेक्टर का अमाउंट कितना ज्यादा है। इसका मतलब इधर वालों ने बहुत फोर्स लगा दिया, उधर वालों ने कम लगाया, छोटा है ये। तो फिर किधर को जाएगा? ये तो आप भी समझ रहे हैं, जिसने ज्यादा लगाया उधर को जाना चाहिए। तो लेकिन एग्जैक्टली किधर जाएगा? अगर बिल्कुल ग्राउंड बहुत अच्छा बना हुआ है, तो ऐसा बनाएंगे और बनाएंगे तो डायगोनल आप देखेंगे बड़े वाले की साइड ही झुका हुआ होगा काफी हद तक। तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इधर को आ जाएगा। अगर दोनों बराबर हो जाएं, रोम्बस वाली स्थिति हो, दोनों फोर्स बराबर हो जाएं, तो ठीक है। दोनों बराबर हो जाएंगे तो भाई बिल्कुल मिड में चले जाओ, ऐसे आ जाएगा। तो रिजल्टेंट बताने के लिए हमें इसीलिए डायरेक्शन की जरूरत है बच्चों। इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। दो फोर्स थे, बाकी दो तो हमने काल्पनिक जोड़ दिए उसमें। फोर्स ओ ए और ओ बी है, फोर्स ये है ओ ए और ओ बी। अब वो ओ ए ओ बी का अमाउंट जितना ज्यादा है, वो उनकी लंबाई से हिसाब तय हो जाएगा। तो मैंने एक दो छोटे छोटे डायग्राम बना के दिखा दिए आपको। तो अब पैरेललोग्राम को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, एक बार और समझते हैं इसको। पैरेललोग्राम लॉ बनाना पड़ेगा मुझे दोबारा। ये आप लोग मत बनाइए, आपने तो बनाया ही होगा। सपोज एक फोर्स इधर को लगा, इसको मैं F1 नाम दे देता हूँ। दूसरा फोर्स इधर को लगा, इसको F2 नाम दे देता हूँ। हाँ, ये इसको B मान लेते हैं, और इसको C। ये रिजल्टेंट, इसको R मान लेते हैं रिजल्टेंट। सपोज ये एंगल, तो इसमें जो रिजल्टेंट है R, वो F1 प्लस F2 ऐसे। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। एक्चुअली इसको सरल भाषा में समझाना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, और क्रॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। सपोज दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो क्रॉस अल्फा। या खाली आर कहते हो तो अंडर रूट आ जाएगा, आप यहां से आर निकाल सकते हैं। आप समझिएगा ये रिजल्ट इसी ऊपर वाले से आया है। तो वो कैसे बनाते होंगे? क्रॉस अल्फा क्रॉस थीटा समझते हैं सभी लोग? किसी को बताना है तो बोलिएगा प्लीज। किसी बच्चे को नहीं आता हो तो कोई हेजिटेशन नहीं। अच्छा, तो ये अगली क्लास में करते हैं। कल, आज शुरुआत हो गई, थोड़ा सिस्टमेटिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कल मैं ये बताऊंगा कि खाली वेक्टर नोटेशन के साथ लिखोगे। देखो जो ऊपर वाला लिखा है उसमें सबके सिर पे एरो बना रखे हैं सबके ऊपर। नीचे वाला लिखेंगे तो उसकी जरूरत ही नहीं। यहाँ पर और भी फॉर्मूले हैं। और अब यहाँ से हम एक दो चीजें और सीखेंगे कल। एक तो यूनिट वेक्टर सीखना है हमने, और दूसरा वेक्टर्स का रिजोल्यूशन। वेक्टर्स को तोड़ते कैसे, रिजॉल्व कैसे करते हैं? एक वेक्टर है ऐसे चल दे रहा मन मर्जी, तो हमारे पास दो डायरेक्शन स्टैंडर्ड है बच्चों मैथ्स में। एक एक्स एक्सिस मान लेंगे, दूसरे को वाई एक्सिस।
तो इसका एक कंपोनेंट इधर को आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर को आ जाएगा। हम ऐसे तोड़ेंगे वेक्टर्स को, कई बार जोड़ेंगे, कई बार तोड़ेंगे। तो अब मैं अपनी वेक्टर की डेफिनेशन को पूरा कर देता हूं लास्ट में। मैंने जो पीछे बताया था वेक्टर, वो उस समय अधूरा था। मैंने कहा था वेक्टर्स जो होते हैं वो क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन है। अब थोड़ा सा इसमें और बढ़ा देते हैं, प्लस पैरेललोग्राम के हिसाब से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का मैंने अभी हिंट दिया आपको, पूरा नहीं बताया है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करें, क्योंकि बच्चों एक चीज आएगी करंट। करंट जो है उसमें डायरेक्शन होती है। डायरेक्ट करंट जो होती है, एसी और डीसी दो तरह की करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। जो डायरेक्ट करंट है उसकी हम नॉर्मली डायरेक्शन दे देते हैं कि भाई देखिए ये तार है, इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और इधर को जा रही है। तो आप कहेंगे सर इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें मैग्नीट्यूड है 5 एम्पियर। एम्पियर बच्चों एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। एम्पियर जो यूनिट पढ़ी है, फिजिक्स में बहुत सारी यूनिट के नाम वैज्ञानिकों के नाम पर हैं, जैसे न्यूटन के नाम पे फोर्स की यूनिट है, ऐसे कई सारी पढ़ेंगे आप। तो एम्पियर का काम भी जबरदस्त रहा है। एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे हम 12th में। तो भाई 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और इस डायरेक्शन में हो रही है। जब करंट मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है तो फिर आप उसे वेक्टर क्यों नहीं मानते? ये सवाल कॉमनली उठता है। तो इसलिए मैंने कहा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, प्लस डायरेक्शन होनी चाहिए, प्लस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका मतलब हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम थोड़ा और विस्तार से समझना चाहिए। अभी तो खाली परिचय दिया कि इसको कहेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी, उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए वेक्टर हम जब बात करते हैं बच्चों, तो वेक्टर स्ट्रेट एरो हेड की तरह बनाया था हमने आपके लेवल। तो वेक्टर ऐसा होना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा वेक्टर नहीं माना जाता बच्चों, इसको वेक्टर नहीं माना जाता। अब आप तार को लीजिए, जिसको आप तार कह रहे हैं, आप लोग खुद जानते हैं, कई बार हम घरों में जब कोई चीज लेते हैं तो तार ऐसे मुड़े हुए होते हैं। कोई बात नहीं, मुड़ने के बाद भी करंट फ्लो हो जाता है। अब इतना टेढ़ा मेढ़ा वेक्टर तो नहीं हो सकता। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि अच्छा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी कोई चीज जरूरी नहीं है वेक्टर। तो वेक्टर होने के लिए तीन चीजें बोलनी पड़ेंगी आपको। क्वांटिटी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन होनी चाहिए, और वो क्वांटिटी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो कल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को समझते हैं। क्या मैं आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा समझा पाया? कोई डाउट है यहां तक? हम्म, कुछ नहीं? हेलो, बताओ बच्चों। आ गया समझ। आ गया समझ में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आज यहीं तक उसे यहीं तक रोक लेते हैं। कल हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो कैसा रहेगा?